सर। चलिए, इसमें आता है प्लस माइनस इंटू डिवाइड, सब लिख देते हैं इसमें। तो जैसे कि बेसिकली हम बोलते तो हैं कि प्लस है, माइनस है, इंटू है, डिवाइड है, लेकिन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन अगर आता है कि हमको करना होता है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो हम उसको एक्चुअली तोड़ देते हैं वेक्टर ए प्लस बी में, मतलब कि हम उसको एज एडिशन ही दिखाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप बोलते हैं ऑपरेशन, तो यहाँ पे ऑपरेशन के नाम पे दो चीज पढ़ाई जाती है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, बाकी और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे एडिशन, बाद में पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पे आता है ना प्लस माइनस इंटू डिवाइड। तो पहले आता है इसमें फर्स्ट नंबर आता है, उसको बोलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, इसमें लिखा होता है कि देखिए देयर आर थ्री मेथड्स, यू कैन से वी आर हैविंग थ्री मेथड्स। कौन कौन सी आएंगी? पहला आएगा इसमें फर्स्ट नंबर, उसको लेंगे ट्रायंगल मेथड। ट्रायंगल मेथड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड। अब देखिए जो ये लिखी होती है ट्रायंगल मेथड लिखी होती है, दिस इज वैलिड फॉर टू वेक्टर्स, तो यू कैन से दिस इज वैलिड फॉर टू वेक्टर्स। ठीक है, मतलब कि दो वेक्टर से ज्यादा नहीं होता। अगर आपके दो वेक्टर से ज्यादा होते हैं, तीन वेक्टर होते हैं, चार वेक्टर होते हैं, तो उनको जोड़ने के लिए आपका ये तरीका काम नहीं करेगा। ठीक है, सेकंड नंबर आता है, उसको बोलते हैं पॉलीगॉन मेथड। पॉलीगॉन मेथड, ठीक है, इसमें लिखा होता है वैलिड फॉर मोर देन टू वेक्टर्स। ठीक है, और थर्ड जो आता है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, वेब मेथड्स, मतलब कि ये दोनों, ठीक है, आर ऑल्सो कॉल्ड ग्राफिकल मेथड। यूज ग्राफ बुक। ठीक है, और थर्ड क्या आता है? थर्ड नंबर होता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ये लिखा होता है, तो दिस इज फॉर, देखिए ये जो लिखा होता है इसका, दिस इज वैलिड फॉर टू वेक्टर्स। अब कहेंगे ये भी तो दो वेक्टर लिखा था यहाँ पे आपने। तो देखिए इस मेथड में कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, बस ग्राफिंग होती है। आप ग्राफ बुक जानते होंगे, ग्राफ बुक आपने देखी भी होगी, आपने उसमें कुछ काम भी पहले किया होगा छोटे में। अब हमको वही काम फिर से करना है। ठीक है, तो
इस मेथड में हमें ग्राफ बुक का यूज करना पड़ता है। आपके पास ग्राफ बुक ना हो तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि ग्राफ बुक होगी तभी मेरा काम बनेगा। बस ग्राफ बुक में आसानी रहती है क्योंकि बहुत सारे उसमें मेजरमेंट दिए रहे होते हैं। ठीक है, ग्राफ बुक नहीं है तो आपके पास जो सिंपल बुक है हम उसको ही एज अ ग्राफ बुक मान लेंगे, उस पर काम शुरू कर देंगे। और जो ग्राफ, इसमें ग्राफ बुक का कोई रोल नहीं होता। दिस इज नॉट अ ग्राफिकल मेथड, दिस इज कॉल्ड अ फार्मूला मेथड। इसमें हमको फॉर्मूले सिखाएंगे, बहुत सारे फॉर्मूले बताएंगे, बहुत सारे आपको उन फॉर्मूलाज का यूज करना है टू गेट द एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमें जो फॉर्मूला यूज करना पड़ता है वो फॉर्मूला इसमें इसमें नहीं पढ़ाया जाता, वो फॉर्मूला इसमें आता है। इसमें फॉर्मूले कई सारे आते हैं, तो अब कई सारे फॉर्मूले के हर फॉर्मूले का अलग अलग पर्पस होता है। ये निकालना है तो इसका यूज करो, वो निकालना है तो उसका यूज करो, सब मिलेगा आपको इसमें। ये और ये तीन पढ़ाए थे। अभी मैं आपको ये तीनों सिखा दूंगा, ये दो सिखा दूंगा, तीनों सिखा दूंगा, लेकिन आगे जा करके आपको ये तीसरा काम आने वाला है। पहला दूसरा कोई काम नहीं आएगा, बस वो सिखा देंगे, हाँ भाई सीख लीजिए, आगे जाके कुछ आपको डायग्राम बनेगा, कुछ बनेगा तो वहां पे आपको ट्रायंगल मेथड सब कुछ याद आएगा। ठीक है, एज अ पहचानने के लिए, बाकी और कोई मतलब नहीं होता है इसका। ट्रायंगल मेथड के थ्रू वेक्टर का एडिशन निकालने के लिए एग्जाम में नहीं आता, पॉलीगॉन नहीं आता। ठीक है, ये आता है। ठीक है, ओके। लेकिन आपको ये दोनों सिखाए जाते हैं क्योंकि हम जब आगे जब जाएंगे तो आपको बहुत से वेक्टर्स का डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, अलग अलग चैप्टर्स। तो वो उस डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको ग्राफ मेथड आनी चाहिए। यहाँ पे आपने ग्राफिकल मेथड सीखी है तभी तो आप इतना कर पा रहे हो। तो उतना वहां करने के लिए आपको वहां ही सारी सारी बातें यहीं पर सीखनी पड़ती है, इसलिए आपको ग्राफिकल मेथड सिखाई जाती है कि हाँ भाई ये ग्राफिकल मेथड है, इसको देख लो, समझ लो, खुद आप लोग 5-6 क्वेश्चन खुद कर लो, मैं भी कर लेता हूँ, फिर देख लेते भाई सबको समझ में आ गया। ठीक है, उतना कर ले। तो दिस इज नॉट, यू कैन से रेफर टू बेटर। ठीक है, एंड एक और मेथड आती है, इसको बोलते हैं चौथी नंबर होते हैं, इसको बोलते हैं कंपोनेंट मेथड। ठीक है, वो उसमें हमने लिखेंगे नहीं, ठीक है, वो हम सीधे आपको बताएंगे क्वेश्चन करके। तो कंपोनेंट का मीनिंग क्या होता है कि हम जब वेक्टर ले लेते हैं बहुत सारे, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा ना फॉर टू वेक्टर, अगर वेक्टर 3-4 वेक्टर होंगे, ठीक है, और हमसे कहा जाता है कि हमको ग्राफिकल का यूज नहीं करना, तो हम यूज करेंगे भाई, अब क्या करें भाई, ग्राफिकल को तो मतलब आपने मना कर दिया। अब मेरे पास एक ही तरीका है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लेकिन ये तभी काम करेगा जब दो वेक्टर हो, आपने तो हमको 4 वेक्टर दे दिए। तो हम ये ठीक है, अच्छा एक काम करो, यूज कंपाउंड मेथड। कंपाउंड मेथड का मीनिंग क्या होता है कि हम हर वेक्टर के दो टुकड़े कर लेते हैं, उनको बोलते हैं कंपोनेंट्स। जैसे कि हमने आपको बता दिया कि ये मान लो ऐसे, अब ये है, सपोज ये है पेन मेरे आपको दिख रहा हो सामने, तो आप कहेंगे ये कोई वेक्टर ए है, इसका नाम वेक्टर ए है, इसको मैंने तोड़ दिया, टूट गया, अब आपको दिखे दो हिस्से। तो जो दो हिस्से दिखेंगे दीज आर कॉल्ड कंपोनेंट। हो सकता है कंपोनेंट एक छोटा हो एक बड़ा, हो सकता है दोनों बराबर हो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। तो हम जब किसी चीज को तोड़ते हैं दो हिस्सों में या दो या ज्यादा हिस्सों में, तो उसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ दिस बॉडी। ठीक है, पार्ट्स ऑफ दिस ऐसे बोल देते हैं, कंपोनेंट बोल देते हैं। सेम यहाँ पर आता है इसका। तो ये कैसे, दिस इज हियर, ठीक है, दिस इज अ फार्मूला मेथड। नो एनी graph is used। here, ठीक है, समझ आ गया इतनी बात लिखी अपनी कॉपी में, सबको दिख रहा होगा सामने बोर्ड पे, दिख रहा है बोर्ड में सबने क्या लिखा है, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। चलो सबको दिख रहा है भाई, हम भी देख ले रहे हैं। दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, आगे चलते। अब मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा, तो पहले मुझे सिखाना है ये, फिर ये आप तक पहुंचेंगे। ये बहुत इजी होता है सब, इतना बड़ी चीज नहीं होती, सब 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो आप खुद ही सब कुछ सीख जाते हैं, समझिए, जब इतना कोई भारी चीज नहीं होती। अगर कोई भारी चीज होगी तो मैं आपको खुद ही बता दूंगा कि हाँ भाई इसको ध्यान से समझो, इसको ध्यान से पढ़िए। अभी आपके लिए सब कुछ नया है क्योंकि आपने ऐसा पहले कभी देखा नहीं है, सुना नहीं, कुछ किया नहीं, तो आपको हर एक चीज बड़ी बड़ी लगेगी, अरे यार ये क्या हो रहा है इसमें। लेकिन जैसे जैसे आप उसमें धीमे धीमे थोड़े से आपकी आदत बन जाती है, आप उस पे 5-6 क्वेश्चन खुद कर लेते हैं अपने यहाँ से, तो फिर आपको सब लगेगा अरे यार ये तो बड़ा सिंपल चीज बता रहे थे। ठीक है, हो जाता है।
तो ठीक है भाई, ग्राफिकल मेथड के लिए हमको चाहिए होता है स्केल, ठीक है, पेंसिल, ग्राफ बुक। ग्राफ बुक आपको आपके पास अगर नहीं है तो आपके पास जो भी सिंपल बुक आपकी इसमें नोटबुक हो आप उसी का यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि ग्राफ बुक भाई खरीद के लाओ। ग्राफ बुक है तो आप ग्राफ बुक ले लीजिए, नहीं है तो सिंपल आपका जो नोटबुक हो जिसमें अभी आप अपने कॉपी में लिख रहे होंगे उसी का ग्राफ बुक मान लीजिए, ठीक है। अब आता है कि हमको भाई दो तीन चीज चाहिए होगी। एक चाहिए होगा आपका स्केल, एक चाहिए होगा वो एंगल प्रोटेक्टर जिसमें एंगल बने होते हैं ना, 30, 60, 90 बने होते, 120, ठीक है, वो बने होता है उसमें। आपके पास है ना वो? अगर नहीं है तो भाई वो खरीद लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो हमको लगेगा। क्योंकि हम एंगल, अगर मैं बोलूंगा कि एंगल ड्रॉ करो 60 डिग्री, तो आपको 60 ड्रॉप्स में कर नहीं पाएंगे, तो बेटर क्या है, आप उसका यूज करिए एंगल प्रोटेक्टर का, और उसके थ्रू 60, 120, 110, 190 जो भी एंगल, ठीक है, ड्रॉ कर लीजिए उसमें, ठीक है। तो वो आप ले लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो भाई वो परचेस कर लीजिएगा अभी, या कल जा करके ले लीजिएगा। कल हम फिर से ग्राफ, या परसों जब लेक्चर होगा तो फिर से ग्राफ करेंगे, और उसमें इस बात को बोलेंगे कि हाँ भाई हमको एंगल मेजरमेंट चाहिए होगा। इसके सबके पास होगा, छोटा बड़ा जो भी होगा, ठीक है, अभी देख सकते हैं। और पेंसिल इन सबके घर में होगी, रबर वगैरह सब कुछ होगा। तो देखते हैं करना क्या होता है। तो पहला यूज करते हैं ट्रायंगल मेथड। फर्स्ट इज कॉल्ड ट्रायंगल मेथड। यहाँ लिखा है ट्रायंगल, इसका मतलब साफ है कि हमको कोई ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। अब देखिए ट्रायंगल में आपको पता है तीन साइड होती है ना, उस तीन साइड में आपकी जो होती है दो साइड वो होती है दो वेक्टर, और जो होती है तीसरी साइड वो होती है दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट, ठीक। कैसे करना है देखिए ध्यान। क्वेश्चन दे रखा होता है यहाँ पे, एग्जाम्पल डाल देता हूँ मैं, एग्जाम्पल डाल देता हूँ। ये लिखा है वेक्टर ए, और मैं इजी क्वेश्चन लूंगा ताकि आप आसानी से ड्रॉ कर सके, ठीक है, आसानी से। अगर आपके पास एंगल वाला नहीं है तो भी काम चल सकता है। सपोज ये आपको दे रखा है, क्या मान लें, सपोज 10, 8 मान लेते हैं, 8 न्यूटन है, ये दे रखा है ऐसा, ठीक है। ये आपको सपोज 6 आ रहा है न्यूटन है, ये वेक्टर बी आता है। ये कहता है फाइंड, देखिए ए प्लस बी, मैंने मॉड लगा दिया इसे, मतलब मुझे पता करना है इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर का एरो हटा नहीं सकता, एरो भाई जरूरी है लगाना। अब मुझे दिखाना है मॉड, तो मैं दो लाइन ड्रॉ कर दूंगा अगल बगल, हो जाएगा। एंड इट्स एंगल, अब मैं करूंगा सॉल्व। सॉल्व कैसे किया है सर? आ रहा है, चलो इतना ही कर लेते हैं फिलहाल अभी। तो ये आपका भाई इतना हो रहा है, और इसको हम लोग देख लेते हैं आगे। अब देखिए सबसे पहले मेरा काम होता है स्केलिंग का। स्केलिंग का मतलब होता है कि हम 8 न्यूटन को कैसे दिखाएंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे आता है भाई कि आप जब स्केलिंग करते हो, स्केलिंग में हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ लिखा होता है स्केलिंग। मैंने मान लिया 1 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 8 कितना होगा, 8 सेंटीमीटर।
और 6 कितना होगा? 6 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हो गया। अब ये मैंने इसलिए माना था कि हम जब 8 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन ड्रॉ करें तो वो 8 न्यूटन को शो करे, मतलब वो वेक्टर ए को शो करे कि हाँ भाई वेक्टर ए इतना है। अब बी के लिए मुझको 6 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात ऐसा करना पड़ेगा। उसके लिए मैं पहले आपको यहाँ पे ग्राफिंग कर दूंगा। तो मैंने तुरंत यहाँ पे एक बना दिया स्केल कि हाँ भाई ये हम जानते हैं, एक हो गया एक्स, ये हो गया एक्स, ये क्या हो गया वाई हो गया। ये इसका ओरिजिन होता है। ओरिजिन मतलब क्या होता है, जहां से हमको शुरू करना है, हमको शुरू करना है हमेशा ओरिजिन। ठीक है, अब होता है कि आप क्या करना है, तो यहाँ क्या लिखा है बताइए, क्या पता करने के लिए बोला गया उसने, बताइए उसने क्या बोला है पता करने के लिए। बताइए क्या बोला है, कोई बताएगा क्या लिखा है बोर्ड पे, पहले क्या लिखा हुआ है, पहले ए लिखा है कि बी लिखा है? ए। और बी क्या लिखा है बाद में, ए के बाद बी। बी लिखा हुआ। इसका मतलब हुआ भाई कि पहले ए को पकड़ो और फिर बी को पकड़ो। तो हमने ए को पकड़ लिया, ए को पकड़ा भाई, ये ए लिखा हुआ है, कितना ए लिखा हुआ है 8, 8 होता है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने तुरंत यहाँ से देखिए इसके ऊपर रखा है स्केल अपना, और हमने अपने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी इसके ऊपर। देखिए ये जा रहा है हॉरिजेंटल, तो हम भी चलेंगे हॉरिजेंटल इसके ऊपर, और यहाँ से ड्रॉ करते करते यहाँ पहुंच जाएंगे। हम अब भाई एक डायग्राम बड़ा बनाएंगे, ठीक है, आप बनाइए उतना ही जो 8 सेंटीमीटर आप ले सकते हैं। तो हम इसको यहाँ से मिला देंगे, हो गया। देखा गया भाई यहाँ तक आपका 8 सेंटीमीटर आ गया। अगर इतना हो गया तो उसका नाम हो गया वेक्टर ए। सबको समझ आ गया? इज दैट क्लियर? यस सर। बताइए, ए के बाद क्या आता है, बी आता है, ए के बाद क्या आता है, बी आता है। तो इसका मतलब होगा कि भाई जहां पे, अब मेरी बात सुना ध्यान से, जहां पे ए खत्म होता है वहीं से बी शुरू होता है। तो ए खत्म होता है अपने हेड पर और बी शुरू होता है अपने टेल से। सही बात है ना ये? इसका मतलब ये होगा कि जहां पे ए का हेड है वहीं पे बी का टेल होगा, और हम वेक्टर बी को वेक्टर ए के हेड से शुरू कर देंगे। अब ए कहाँ, बी कहाँ जा रहा है, देखिए बी हमको दिख रहा है कि बी वर्टिकल है, इसका एंगल क्या होगा 90 आएगा। तो तुरंत हम यहाँ पे एक 90 लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस पर रखेंगे बड़ा सा, 90 ड्रॉ कर देंगे इसके ऊपर। 90 आपको देखेगा भी हाँ भाई 90 कैसे होता है, और कितना छेद रखता है। तो हम यहाँ से ले लेंगे 6 सेंटीमीटर लाइन और ड्रॉ कर देंगे इसको इतना, हो गया। तो हमको दिखेगा ये कि भाई ये जो दिख रहा है ये अपन 90, और जो ये बना हुआ है ये वेक्टर बी है। इसे कुछ समझ आ गया? इज दैट क्लियर? बताइए कौन कौन है यहाँ पे। ये कौन है भाई, आराध्या, लारण्या, वेदांत, समझ आ गया बच्चा? हाँ सर आ गए। यस सर। आपको एक सिंपल सी बात सीखनी है कि भाई जब एडिशन होता है तो एडिशन कैसा होता है कि भाई एक है उसके पीछे एक और होगा, इसके पीछे एक और होगा, ऐसे सबकी पूछ बन जाती है। ठीक है, लेसन दिखाएंगे यहाँ पे कि हमसे कहेगा यार ये है, एक और वेक्टर ए आ गया, अब इसी से इसको चिपकाओ, तो हम इसको ऐसे चिपका देंगे, हो गया। अब हमसे कहा गया यार एक और चिपकाना है इसमें, तो ये तीसरा लेके इसको इस चिपका देंगे। आप कहेंगे ये तो ए बी सी जुड़ता जा रहा है, तो जितने चाहे जोड़ो, लेकिन नियम याद रखिए कि पहले ए, जहां पे ए खत्म होगा वहीं से बी शुरू होगा, जहां पे बी खत्म होगा वहीं से तीसरा कोई सी डी जो भी होगा वो शुरू होगा, और जहां पे तीसरा खत्म होगा वहीं से आपको चौथा पांचवा शुरू हो जाएगा। ठीक है, तीसरा को बात बन जाती है। ये इसका नियम होता है भाई, हम इसको इस तरीके से फॉलो करते हैं। अब आते हैं आगे, चलो ठीक है भाई, करना क्या है अब भाई, सबका हो गया है।
देखिए हमारे दोनों वेक्टर हो चुके हैं, हमको तो दो वेक्टर दिए गए थे, ए दिया गया था, बी दिया गया था। तो अब मेरा ए हो चुका है, बी हो चुका है, अब क्या करें? अब भाई एक काम करो कि जहां से आपने शुरुआत की थी अपनी जर्नी की, हमारी पूरी जर्नी की शुरुआत हुई है ओ से। कहाँ शुरुआत हुई है? ओ से। बताइए हम कहाँ शुरू हुए हैं चलना? ओ से। और कहाँ पहुंच गए? फाइनली आप कहाँ पहुंच गए? आप पहुंच गए बी के हेड के पास। बी के हेड के पास अब आगे तो जाना नहीं है। तो जहां से शुरू हुए हो और जहां पे खत्म हो गए हो, दोनों को मिला दो। तो हमने स्केल रखा अपने ऊपर, स्केल आपको भी लगेगा। आप भी अपना स्केल से काम कीजिएगा ध्यान से, ठीक है? तो हाँ भाई इसको एक रख के निकाल देंगे। ये मिल जाएगा। तो ये बनेगा आपका ये। अब जो बना आपका ये ऐसा, इसका नाम होगा, देखिए ये प्लस ये, इसका मैं m मान लेता हूँ, इसको मैं n मान लेता हूँ। इसका नाम होगा a प्लस बी, बराबर इसको c मान लीजिए, कोई नया वेक्टर। इसका एंगल सपोज थीटा मान लीजिए। इस तरीके से सबको समझ गया इतना? हियर यस सर। देखिए जो c दे रखा है, c वेक्टर, c और कोई नहीं है, वो a और b का रिजल्टेंट। यहाँ ब्रैकेट लगा होगा, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ब्रैकेट और मॉड में फर्क होता है, ठीक है? एंड जो c लिखा होता है, c मतलब इसका मैग्नीट्यूड ये होगा a प्लस बी का मॉड, बराबर क्या? हम देखेंगे ओ एन कितना आता है। तो आप बोलो ए कितना रखा है? ए आपको दे रखा है 8, ये पूरा होगा 8 सेंटीमीटर, ये पूरा होगा 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका कितना आएगा पाइथागोरस से? ये आप अब आप खुद ग्राफिंग जब करोगे अपने स्केल से करो, अपने हिसाब से, अपने स्केल से आप करिए। 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और देखो ये ओ एन कितना लेंथ आती है। जो ओ एन आपकी आएगी लगभग आएगी 10 सेंटीमीटर आएगी। अब यहाँ देखिए जो ओ एन आता है सर दस आएगा। 10 सेंटीमीटर। अब हो सकता है भाई कि आपका आंसर 10 ना आए, ठीक है? तो आपका आंसर क्या आएगा फिर 10.1 आएगा, 10.2 आएगा, 9.8 आ जाएगा। थोड़ी सी आपने गलती कर दी, तो उतना गलती भाई कंसिडरेबल होती है, क्योंकि यहाँ पे हम जब ग्राफिंग का वर्क कर रहे होते हैं, तो ग्राफिंग वर्क में क्या होता है कि हमसे कुछ गलतियां हो जाती है। जैसे कि हम लेना था 10 सेंटीमीटर, हमने ले लिया, सब लेना था हमको 8 सेंटीमीटर, हमने 8.1 ले लिया गलती से। तो थोड़ा बहुत हमसे एरर्स होती रहती, गलतियां होती रहती हैं। तो अगर हम थोड़ी गलती करेंगे तो हमारा जो होगा फाइनल आंसर वो भी थोड़ा सा भाई क्या होगा, गड़बड़ आएगा। तो अगर आपके आंसर में थोड़ी सी गड़बड़ आ रही, कि 10 आना चाहिए था, नहीं यार मेरा तो 10.2 आ गया, हम उसको भी सही मान लेंगे। नहीं यार मेरा तो यार 9.8 आ गया, चलो उसको भी सही मान लेंगे। लेकिन 10 आना चाहिए था और आपका 9 आ गया, तो ये गलती नहीं, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। इसका मतलब कि हमने कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया है। तो आप वापस उसको क्रॉस चेक करिए, आपको अपनी गलती दिख जाएगी। या तो आप गलती करेंगे लेंथ में, या तो आप गलती करेंगे एंगल में। इन दो के अलावा तीसरी गलती होती ही नहीं, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो जो जितना अच्छा ग्राफिकल वर्क कर लेता होगा भाई आप सब बच्चों में, आप सभी बच्चों में से जिसका ग्राफ वर्क बड़ा अच्छा होगा, उससे गलतियां लगभग नहीं होंगी। और फिर ग्राफ वर्क अच्छा नहीं होगा, उससे गलती थोड़ी बहुत होती रहेगी। आप पेंसिल का यूज करेंगे, पेंसिल भी थोड़ी सी आप देखेंगे बारीक होती है, जाड़ी होती है, थोड़ी मोटी पेंसिल होती है, तो उसके उसके हिसाब से भी हमारा थोड़ा बहुत गलती हो जाती है। अगर आपने बहुत मोटी पेंसिल रखी है, तो आज लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो तो आधा पॉइंट 1 को ऐसे पकड़ लेता है। तो हम एक पतली पेंसिल ले लेते हैं, थोड़ा उसको आगे नोक बना लेते हैं, ताकि भाई एकदम पतली सी लाइन ड्रॉ कर सके। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे जब आप लोग ग्राफिकल कवर करेंगे, ठीक है? ग्राफ बुक आपके पास अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं परचेज करने की। हाँ वो एंगल वाला जो बता रहा हूँ आपको, एंगल प्रोटेक्टर, वो आप परचेज कर, क्योंकि भाई आगे हम, अभी तो मैंने सिंपल आपको 90 बोला हुआ, 90 ठीक है, लेकिन आगे जाके मैं 90 की जगह 45 बोलूंगा, 60 बोलूंगा, तो वो आप कहाँ से लाओगे? उसके लिए आपको वो लगेगा। इसलिए आपके पास अगर है तो ठीक है, आप उसको यूज करिए, नहीं है तो आप भाई परचेज कर लो, ठीक है? या कहीं से अरेंज कर लीजिए और एक स्केल भी ले लीजिएगा बड़ा सा, ठीक है? ताकि आपको लगेगा। अब देखिए ओवन कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ आपने माना था, क्या माना था?
कि 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन था। इसका मतलब क्या हुआ कि C बराबर आपका होगा 10 न्यूटन। कितना आएगा? 10 आएगा। हेंस A प्लस बी इतना बराबर क्या होगा? 10 न्यूटन। एंड जो थीटा आएगा, थीटा थीटा क्या है? ये एंगल आपको नापना होगा। तो एंगल नाप के बताइए जिसके पास भाई हो एंगल नापने वाला। कितना होगा भाई? सब किसी के पास तो होगा ना एंगल नापने के लिए। जब एंगल नापेंगे तो आपको लगभग ये आना चाहिए B6 है ना, तो 37 डिग्री आना चाहिए या इसके आसपास आएगा। अगर किसी का आंसर 37 37 नहीं आया, डिग्री सर। 35 आ कितना? 37। हाँ 37 डिग्री सही आ रहा, बिल्कुल सही आंसर। अब आप कहोगे यार मुझे कैसे पता चल गया 37? तो हमको पता क्यों चल गया? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाए थे ट्रिपलेट्स, आपको याद होगा। ये याद है मैंने पढ़ा था ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है। मैंने कहा था भाई 3 के सामने वाला एंगल क्या 37 डिग्री होता है, ये क्या 53 होता है, ये क्या 90 होता है। अगर मैं इसका डबल कर दूंगा मतलब ट्रायंगल बड़ा बना दूंगा, तो आप क्या कहेंगे मुझे कि भाई ये 6 हो गया, तो ये 8 होगा, ये 10 आएगा। और एंगल तो वही रहेगा ना। एंगल के मेजरमेंट में कोई गलती नहीं होगी, इसी को तो बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल। तो अगर आपका ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका मतलब ये होगा कि उस उन सिमिलर ट्रायंगल्स के सभी एंगल आपस में 1 to 1 सेम है, लेकिन साइड कम ज्यादा होती, छोटी बड़ी होती है। ये देखिए ये 4 का डबल 8 है, तो ये 3 का डबल क्या होगा 6 आएगा, ये 5 का डबल क्या आएगा 10 आएगा, इतना होगा। हो सकता है यहाँ पे लिखा होता 15, तो यहाँ पे लिखा होता है 12, यहाँ लिखा होता है 9। ये सब तो ये सब आप पहचानिए कि हाँ भाई आगे जाकर के आपको ऐसे ट्रायंगल मिलते हैं। तो ये इसमें आता है। हो गया इतना, आगे चलते हैं। अब आता है दूसरा क्वेश्चन में देता हूँ। सबको समझ आ गई बात? आपको ट्रायंगल मेथड में यही करना है भाई, पहले ए ड्रॉ करो, जहां पे खत्म हो जाए वहां से बी ड्रॉ करो। ठीक। एक आपने पढ़ा था वेक्टर की प्रॉपर्टी कि भाई वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है। आपको याद होगा पीछे में लिखवाया था कि वेक्टर में खूबियां क्या क्या होती है। तो चौथी खूबी क्या थी कि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है। इसका मतलब कि ए प्लस बी बराबर बी प्लस, वो यहाँ पे काम करेगा। यहाँ पे आपने लिखा था कि ए प्लस बी बताओ, मतलब कि पहले ए, आपने क्या किया यहाँ पे पहले ए बाद में बी, यही किया है ना। लेकिन मैं बोलूंगा नहीं यार उल्टा करो, पहले ले लो बी बाद में ले लो ए, तो आप बोलोगे चलो हम ये भी कर लेते हैं, आंसर तो एक ही आने वाला है ना। आप पहले बी ले लो बाद में ए ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर एक ही आता है, क्योंकि वेक्टर एडिशन यहाँ पे जो दे रखा है दैट इज कम्यूटेटिव। वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। ए माइनस बी और बी माइनस ए ये सेम नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ए माइनस बी और बी माइनस ए ये सेम नहीं होता भाई, दैट इज वेक्टर सब्ट्रैक्शन। और हम लोग बोल रहे हैं वेक्टर एडिशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एडिशन है तो ए प्लस बी, आप बोलो नहीं हम लेंगे बी प्लस ए, बी प्लस ए ले लो, आंसर एक ही आने वाला है। ठीक है, अगर मैं वैसा कुछ करता हूँ तो आप फिर से ड्रॉ कर देंगे यहीं पर ही, हम इसको दिखा देंगे। तो ये क्या आएगा? ये सर आएगा एक्स। तो ड्रॉ मीन्स ड्रॉ नहीं किया और डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम से ये सब आंसर्स वगैरह निकाल लिए, तो इट इज मींस पाइथागोरस यहाँ काम करेगी ना, क्योंकि यहाँ पे 90 है, यहाँ पे क्या है 90। अगर आपका ये एंगल 90 नहीं होता तो पाइथागोरस काम करती? बिल्कुल काम नहीं करती, उस समय आप फंस जाते भाई। पाइथागोरस वही काम करेगी जहाँ पे एंगल 90 होगा, और हमारे ग्राफिकल मेथड में 90 डिग्री सब जगह नहीं मिलने वाला, कहीं पे 60, कहीं 30, कहीं 45, कहीं कुछ और मिलेगा। तो फिर वहां पे आपको पाइथागोरस आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको ग्राफिकल मेथड में जैसे आप ड्राइंग बनाते हैं ना, ए लाइन लाइन खींचो बी खींचो मिला दो, वो सीखो। यही तो आपको सीखना है इसमें, यही तो आपका टैलेंट है कि भाई हम आगे जाकर के ये सब चीजें कहीं ना कहीं करने वाले। तो वो करने से पहले सीख तो लें कि भाई होता कैसे, कैसे करा जाता है, कौन किसको क्या बोलता है। ठीक है, तो पहला नियम होता है वो आपको करनी होती है स्केलिंग। आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। स्केलिंग का बहुत बड़ा रोल होता है,
ठीक है, क्योंकि स्केलिंग जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता, सपोज यहाँ पे लिखा होता 800 न्यूटन, क्या लिखा होता 800 न्यूटन, अगर ये लिखा होता तो आप मानते 1 सेंटीमीटर, एक तो आप मानते 1 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 800 तो हो गया 800 सेंटीमीटर, 800 मतलब की हो गया 8 मीटर हो गया। अब इतनी बड़ी बुक तो मेरे पास नहीं है भाई कि हम 8 मीटर बड़ी बुक लेकर के आ जाएंगे, तो हम वहां पे स्केलिंग चेंज ही कर देंगे। अगर यहीं पर ही सपोज आपका ए जो लिखा होता, ये लिखा होता 800 न्यूटन और बी लिखा होता आपका 600 न्यूटन, तो आपकी जो स्केलिंग क्या आती, स्केलिंग आप ऐसी मानते हैं अपने अकॉर्डिंग जो आपकी कॉपी में ड्रॉ हो जाए। आपकी कॉपी भाई इतनी बड़ी सी तो होगी ना, ज्यादा बड़ी क्या होगी, तो अब जितनी बड़ी कॉपी है उतने बड़े में ही हमको सब कुछ करना है, तब ड्राइंग दिखानी है, तो हम ऐसी स्केलिंग कर लेंगे कि भाई इतना हमारी कॉपी में ड्रॉ हो जाए। तो हम मानेंगे यहाँ से स्केलिंग में कि 100 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 800 कितना होगा 8 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। और 600 कितना होगा 6 सेंटीमीटर। बात तो वही है, बात तो वही है ना, दिख रही है, बस फर्क इतना है भाई कि हमने स्केलिंग चेंज कर दी। तो स्केलिंग का भी एक बहुत बड़ा टैलेंट होता है। क्या तो स्केलिंग आप जो देखते हैं ना, सपोज मैप बना के देखते हैं, देखो मेरे पास में एक मैप इंडिया का बना हुआ है। अब इतने बड़े शीट में मैंने एक मैप पूरा ड्रॉ कर रखा है, ठीक है, जैसे दिखा सकते हैं इसमें। तो अब इसमें दिल्ली दिख रहा है कहाँ है, हरियाणा दिख रहा है, ये एमपी दिख रहा है, यूपी दिख रहा है, बिहार दिख रहा है, अरुणाचल दिख रहा है, जम्मू कश्मीर दिख रहा है, मिजोरम दिख रहा है, ये महाराष्ट्र दिख रहा है, कर्नाटका दिख रहा है। तो अब इतना बड़ा एरिया कौन कर कहाँ महाराष्ट्र, कहाँ कर्नाटका, कहाँ बहुत दूर दूर है, लेकिन मैंने उस पूरे चीज को एक छोटे से साइज में क्या कर दिया, कॉम्पैक्ट कर दिया स्केलिंग की हेल्प से। कि हमने मान लिया कि 1000, ऐसे मान लिया कि मान लो कुछ मान लो आप 100 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, ऐसे बोल लो, ठीक है, इतना भी छोटा मत बोलो, थोड़ा बड़ा बोलो यार, ठीक है। मान लो आप सपोज 20 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर ऐसे ड्रॉ कर दो, तो 20 किलोमीटर लंबी डिस्टेंस क्या होगी बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ मेरा घर, यहाँ से मेरे यहाँ घर से हमारा जो स्टेशन है करीब यही मेरा 15 किलोमीटर पड़ जाता है। तो मतलब कि अगर मैं उसको ड्रॉ करूंगा पेपर के ऊपर तो मैं दिखा दूंगा 1 सेंटीमीटर पे, ये मेरा घर है, ये स्टेशन आ गया, हो गया आपका डिस्टेंस ड्रॉ कर दिया। तो आप स्केलिंग क्या लेते हैं, स्केलिंग के ऊपर आपकी ड्राइंग का साइज मैटर करता है, और ड्राइंग का साइज इतना होना चाहिए, ध्यान रखना मेरी बात को, ड्राइंग का साइज आपका मतलब ये जो ट्रायंगल बना, ठीक है, ना बहुत छोटा बने ना बहुत बड़ा बने। इतना छोटा मान लिया कि हम खुद ही नहीं देख पा रहे, और इतना बड़ा कर दिया कि हमारी कॉपी में नहीं आ रहा। तो ऐसा ना हो कि वो बहुत छोटा हो जाए, वो बहुत बड़ा हो जाए। तो आपकी कॉपी की जो साइज है उसके जो जो डायमेंशन दे रखे हैं कि हमारी भाई कॉपी जो है वो कितनी होगी, मेरे ख्याल से इतनी बड़ी होती होगी, ये 10 इंच की होती होगी, 10 इंच या 5 इंच कुछ होगी, 10-5 ऐसे कुछ होगी मैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ आपकी बुक होगी, तो उतने बड़ी कॉपी में आपका वो ग्राफ आ जाए, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो आप स्केलिंग ऐसे मानिए कि भाई हमारा ग्राफ उसमें सेट हो जाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भी कई चीजें सीखने के लिए आती है, लेकिन वो सब अभी आप जब आगे बढ़ोगे तो धीमे धीमे सीखते जाओ। अब इसमें मैंने ले रखा है कि पहले बी बाद में, तो बी कहाँ दिख रहा है, बी दिख रहा है ऊपर, कितना ऊपर है बी, तो आप बोलेंगे 6 सेंटीमीटर है। बी कितना ऊपर है, बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ से आप करेगा बी बराबर, देखिए पहले बी को ड्रॉ कर दूंगा, चलो बी को हम यहाँ से ले लेते हैं। तो बी आपका आएगा कितना, 6 है ना, तो हमने 6 माने थे, सपोज 6 यहाँ पे आ रहा है मेरे, हो गया। तो हमने कहा भाई जहाँ पे है इसको मैंने ड्रॉ कर दिया बी, और जहां से बी खत्म हुआ
हमको लिखना है बी प्लस ए। मतलब क्या होगा, जहां बी खत्म वहां पे ए क्या शुरू। अब ये कहाँ जा रहा है, ए जा रहा है हॉरिजॉन्टल जा रहा है, कितना जा रहा है 8 सेंटीमीटर। तो मैं तुरंत यहाँ पे लाइन रखी। और जहाँ पे है वहां पे क्या आप बोलेंगे भाई यहाँ पे ए खत्म होगी। इसको इस पे मिला दिया। तो ये आपका आएगा बी प्लस ए। ये भी सी आएगा देखना। ये आपका आएगा 10, एंगल क्या आएगा 37, सेम आएगा। तो यू कैन से कि भाई मेरा ए प्लस बी या बी प्लस ए सेम आता है। अगर सेम आता है तो इसका मतलब कि हम लॉ ऑफ कम्यूटेटिव को फॉलो कर रहे हैं। समझ में इसका ये तो कुछ मैं और दिखा देता हूँ करने के लिए आपको, तब वो समझ में आ जाएगा इसमें। ठीक है, ठीक है, हो गया। चलो आगे चलिए। चलिए आगे क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं जो किस एंगल पे आएगा। एग्जाम्पल इसका है, आपको समझ आ गया इतना? इज दैट क्लियर? बताइए। यस सर। अब मैं ऐसा क्वेश्चन लूंगा जिसमें भाई एंगल दे रखा हो जो कि 90 ना हो। 90 नहीं होगा तो हमको बहुत ध्यान से एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ देगा कि ये एंगल, एक ये वेक्टर ए दे रखा है, इसको मैं वेक्टर पी मान लेता हूँ। चलो ये वेक्टर पी दे रखा है, कितना ये आप रखा है 11 न्यूटन। अब 11 तो अजीब नंबर हो गया, ठीक है, तो हमको अजीब ही लेना है ताकि भाई हम खुद ही अपने आंसर को गैस न कर पाए। ठीक है, 11 होगा तब 11, 10 होता तो सोच लेते, चलो 10 तो आता है। दूसरा एक क्यू मान लेते, क्यू यहाँ से आ रहा है, ये क्यू, ये आपका सपोज 7 मान लेते हैं न्यूटन है। और जो दिख रहा है आपको इतना ना ऐसा, ये एंगल आपको 120 है। कितना है 120 डिग्री। ठीक है, कितना दे रखा है उसने बोला आपसे यहाँ पे फाइंड पी प्लस क्यू एंड इट्स एंगल विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, सॉल्व क्या, पहला काम क्या स्केलिंग, दूसरा काम क्या है ग्राफ में ड्राइंग। हम करेंगे स्केलिंग। बताइए क्या माने स्केलिंग, बताइए। 1 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 11 होगा 11 सेंटीमीटर। तो क्या अभी कॉपी में 11 सेंटीमीटर हो जाएगा? देखिए ध्यान से, बताइए क्या कॉपी में 11 सेंटीमीटर लाइन बन जाएगी? Yes, 11 sir. कितना, 11 इतना होता है, हाँ इतना तो हो जाना चाहिए यार। ठीक है चलो 11 हो जाए तो चलो ठीक है 11। तो ये आपका 11 न्यूटन कितना होगा, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 7 भी हो जाएगा। ये स्केलिंग आ गई। अब मैंने तुरंत अपना एक शुरू कर दिया ग्राफ बनाना। अभी ग्राफ का भी जजमेंट आता है, वो भी मुझे आपको सिखाना है, लेकिन वो भी आता है आखिरी में। पहले आप इतनी सब सीख लीजिए जो आपको ये सब बातें सिखाई जा रही है।
वाई। शुरू कहाँ से करना है? ओरिजिन से। ओरिजिन कहाँ है? यहाँ बैठा हुआ। तो पहले क्या करना है? 11 मतलब पी लेना है मुझे। तो पी कहाँ जा रहा है? पी जा रहा है हॉरिजेंटल। मैं तुरंत ओ से शुरू किया और यहाँ से रखा है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 11 कैसे आएगा? यहाँ रखेंगे 11 है ना, 11 कुछ आना चाहिए मेरे ख्याल से। अब हम तो डायग्राम बड़ा ही बनाएंगे, ठीक है भाई, आप अपने हिसाब से बनाएंगे तो नापेंगे। हम डायग्राम बड़ा क्यों बनाएंगे? ताकि आप लोग को दिखाई दे। हम भी छोटा सा बना देंगे, आपको भी दिखेगा नहीं। मान लो ये 11 आ गया। ठीक है, 11 हो गया। अब इतना होने के बाद में जब 11 हो गया, इसका नाम क्या है? वेक्टर पी। अब देखिए जहां से 11 शुरू होता है, ये सॉरी, जहां से आपका पी खत्म होता है, ये पी होगा। ठीक है, वहीं से क्यू शुरू करना है। अब क्यू कहाँ जा रहा है बताइए? क्यू का कितना एंगल लेना पड़ेगा मुझे? 120 डिग्री। 120 किससे? विथ एक्स एक्सिस। तो हमने तुरंत यहाँ से एक एंगल ले रखा है, इसी से ले लेता हूँ मैं कि 120 मुझे लगता है कुछ 60 इतना। भाई हमारे पास तो है नहीं, तो हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। ले रहे में 7 सेंटीमीटर हो गया। तो आप कहेंगे ठीक है इतना हो गया, तो आप कहेंगे ये इतना आ गया। ये हो गया क्यू। और क्यू कितना हो गया? क्यू आप पाओगे 7 सेंटीमीटर। अब पी हो गया है, पी के बाद क्यू भी हो गया है, सब कुछ तो हो गया। अब क्या करें? इसको मिला दो, ट्रायंगल तैयार। ट्रायंगल बनता है, इसीलिए नाम होता है ट्रायंगल मैच। अब मैं इसको मिला दूंगा। बन गए, इसको मिला दो। इसका नाम होगा पी प्लस क्यू बराबर आर मान लेते हैं इसको। अब आर की लेंथ क्या है भाई, एंगल क्या है, ये तो हमें खुद भी नहीं पता, और हम इसको गैस भी नहीं कर सकते। ये तो भाई आप ही को करना पड़ेगा प्रॉपर। अपने कॉपी में आप प्रॉपर 11 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर ड्रॉ करो, ये 120 डिग्री पर। अब मुझको बताओ कि थीटा की वैल्यू कितनी है, और इसको मैं मान लेता हूँ ओ एन पॉइंट, इसको मैं एम मान लेता हूँ। तो हियर जो ओ एन होता है बराबर, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, दैट इज ए प्लस, ए नहीं पी है ना, वेक्टर नहीं से आर है, वेक्टर आर, वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू। ठीक है, नापो कितना आ गया? अगर आपने किसी ने किया तो बताइए भाई कितनी लेंथ आ रही है? Sir, theta is 40 degrees. नहीं, लेंथ कितनी आ रही है? थीटा 40 आ रहा है, लेंथ कितनी आ रही है? 9.5। 9.5 आ गया। तो 9.5 आपने बोला कि भाई ओ मेरा आ रहा है, दिस इज कमिंग 9.5 सेंटीमीटर। आप क्या बोलोगे? जब 1 सेंटीमीटर होता है 1 न्यूटन, 9.5 क्या होता है? 9.5 सेंटीमीटर। तो 9.5 सेंटीमीटर मतलब क्या होता है? 9.5 न्यूटन। एंड थीटा बराबर आपका 40 डिग्री आ रहा है, जिससे आप मुझे बता रही हैं भाई। हो सकता है कि बाकी किसी दूसरे बच्चे का आंसर थोड़ा गलत आए, थोड़ा दूसरा आ जाए। हो सकता है कि आपका आंसर 9.3 आ जाए, या एंगल क्या है 40 जगह पे 41 डिग्री आ जाए। तो अगर आपका एंगल या इन सब में थोड़ा सा बदलाव भी आता है, मतलब कि एंगल किसी का कम ज्यादा आता है, तो उतना कंसिडरेबल है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पकड़ के बैठ गए
कि यार 40 आना चाहिए, 40 कैसे नहीं आया तुम्हारा, है ना, 9.5 कैसे नहीं आया इसका मतलब नहीं होता। आंसर आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में थोड़ी बहुत गलती तो सबसे होती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े भगवान बन के आ गए हैं कि हमसे गलती नहीं होगी, हम तो बिल्कुल एकदम सही निकाल के बैठ जाएंगे। गलतियां होंगी, आंसर थोड़ा बहुत किसी का कम ज्यादा आ सकता है, तो थोड़ा बहुत अगर है तो हम उसको ही मान लेते, ठीक है। लेकिन अगर वो एंगल 40 आना चाहिए था, आपका तो 45 डिग्री आ गया, तो ये भाई बड़ी गलती है। तो आप फिर से चेक करो, देख लो कुछ आपने क्या ज्यादा ले लिया है, कुछ कम ले लिया है, तो आपको खुद दिखाई देगा कि यार हमने इसको 11 लिया था, हमने 10 ही ले लिया, तो इसलिए एंगल क्या हुआ, थोड़ा गलत आ गया। तो ये इसका मीनिंग आता है कि हमारा आंसर थोड़ा बदल के क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ गलती कहीं की है, ठीक है। गलती नहीं की है तो आपका आंसर लगभग लगभग सबका आंसर एक ही आएगा, थोड़ा कम ज्यादा होगा लेकिन एक ही आएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ तक आपका हो चुका है, इज दैट क्लियर, समझ गया। Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे देखिए एंगल कम ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए भाई कंपलसरी है कि आप एंगल की हेल्प से पी ड्रॉ करो, क्यू ड्रॉ करो, ए ड्रॉ करो, बी ड्रॉ करो, ट्रायंगल पूरा करो, ओ एन की लेंथ पता करो, स्केलिंग के हिसाब से उसको सेट करो, अपना आंसर बताओ। अब आता है तीसरा नंबर कि सॉरी दूसरा नंबर, इसको बोलते हैं पॉलीगॉन मेथड। लेकिन पॉलीगॉन में जाने से पहले मैं एक बात आपको दिखा दूं। देखिए यहाँ से जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ओ एम एन, आपको दिख रहा होगा अच्छी तरीके से, इसमें आपको दिख रहा होगा कि मैंने वेक्टर p प्लस वेक्टर q बोला है बराबर वेक्टर r बोला है, मतलब कि ओ एन, ठीक है, जो दिख रहा है इसमें। समझे इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब ये होगा कि भाई अगर आपको n के पास जाना था, आपने बोला यार हम o पे खड़े हैं और हमको जाना है n के पास में, तो किसी ने बोला यार एक काम करो पहले m चले जाओ और फिर वहां से n हो लेना, तो आप पहले यहाँ से m चले गए, फिर आप n हो लिए, पहुंच गए। फिर दूसरे ने बोला अरे यार इतना क्यों गए, सीधे सीधे n का रास्ता तो ये दे रखा है, शॉर्टकट है, तो आप सीधे n चले गए। तो अगर कोई दूसरा आदमी पहले यहाँ से यहाँ गया और फिर वो यहाँ से यहाँ गया और मैं सीधे यहाँ से यहाँ चला गया, तो मैं भी तो n पे पहुंचा, तो मैं r हूँ, और दूसरा कौन है, दूसरा p प्लस क्यू हो गया। तो मतलब कि ये प्लस ये इतना करने के बाद भी वो वहीं पहुंचा, तो हमारा r और उसका वेक्टर p प्लस वेक्टर q एक ही बात है, सेम बात। तो ये प्लस ये बराबर ये होता है, ठीक है। ट्रायंगल आप देख लीजिए अच्छी तरीके से, क्योंकि ट्रायंगल की हेल्प से आपको बाकी ट्रायंगल में पहचानना पड़ेगा कि ये प्लस ये बराबर ये होता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, एक, दो और ऐसा। देखिए तीनों में लिखा है ना, ए बी सी सब में लिखा हुआ है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या हो, यहाँ बताइए क्या हो, ए प्लस बी बराबर सी कि बी प्लस सी बराबर ए, क्या होगा पहले वाले में, कौन बताएगा। इसमें देखिए A plus भाई क्या C होगा, equals इसको देख के तो डायग्राम को ध्यान से अच्छी तरह देखिए आप, अब बताइए कि हम क्या लिखेंगे। तो आपको दिखेगा कि मैं यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ गया और मैं यहाँ से यहाँ गया, तो ए प्लस सी बराबर बी, तो ए प्लस सी बराबर बी इस वाले में आ गया। इसमें क्या है दूसरे वाले में, दूसरे में क्या आएगा बताइए,
सेकंड A plus B is equal to C. हाँ वेरी गुड, ए प्लस बी बराबर सी, ये आपको पहचानना है अच्छी तरीके से कि ए प्लस बी बराबर सी आ गया। तीसरे में क्या आएगा? B plus C is equal to A. सबको समझ में आ रहा है बाकी बच्चों को? क्योंकि भाई बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं मैं आपको, ट्रायंगल पहचानना आना चाहिए कि क्या प्लस क्या इक्वल टू क्या, है ना? ऐसे क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे हमको दिख रहा है पहले यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ पहुंच गए, मतलब कि ये प्लस ये इक्वल टू क्या, ये होता है। यहाँ पे पहले यहाँ गए, फिर यहाँ गए, यहाँ, अब यहाँ पहुंच गए। ए प्लस बी बराबर क्या, सी आता है। यहाँ पे क्या हो, ये गए फिर ये गए या ये चले गए, तो बी प्लस सी क्या हो, ए है। दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट। चलिए आगे। अब एक क्वेश्चन हो गया है। नाउ आई विल गो टू द नेक्स्ट मेथड दैट इज कॉल्ड पॉलीगॉन मेथड। जब आप बोलेंगे पॉलीगॉन तो उसका मीनिंग होगा कि वेक्टर हमारे पास दो से ज्यादा होंगे। अभी यहाँ पे ए था, बी था, हो सकता है हम यहाँ सी ले लें कि ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। अब सबका निकालो रिजल्टेंट। तो जब बहुत लोग आ रहे हैं तो देखते क्या करते हैं। कोई भारी काम नहीं है, बहुत आसान काम है। जो आप कर रहे हैं हमको वही चीज करनी दोबारा फिर से। ओके, इसमें आ गया। अब देखिए सेकंड नंबर आता है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मेथड। समझ गए सबके? पॉलीगॉन इसका मतलब होता है कि मोर देन टू वेक्टर्स और मोर देन टू वेक्टर। और मोर देन टू वेक्टर्स। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल डाल देता हूँ। ये ए था, पहले भी ए था ना, ऐसा ही कितना था, सपोज आपका था 6 या 10 मान लेते हैं, 10 है। ठीक है, बी क्या है, बी दे रखा है, सपोज ऐसे दे देते हैं बी। बी कितना आ रहा है, 60। बी 60 पे आ रहा है, ठीक है। और सी आ रहा है सामने, वर्टिकल आ रहा है। बी की वैल्यू मैंने बताई नहीं, 10 है, तो उसको मैं सपोज क्या मान लूँ, बी को आप 6 मान लीजिए। और ये सी आ गया, इसको 4 मान लीजिए। ठीक है, इतना आ गया। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। मुझे निकालना है क्या, पॉइंट। कितना, ठीक है। सॉल्व, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको तो हम पहले क्या ड्रॉ करेंगे, ए। सबसे पहले मेरा काम होगा स्केलिंग का। मैं करूंगा यहाँ पे, देखिए स्केलिंग। मानूंगा 1 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर। तो 10 क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। 6 क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। और 4 क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तुरंत आपने एक ग्राफ ड्रॉ किया। एक्स वाई और जी, ठीक है। समझ गए सबके? पहले क्या लेंगे बताओ भाई, पहले क्या लेंगे? A. A 10 centimeter. A. कैसे लेना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे लेना है? Horizontal. Horizontal. हमने तुरंत भाई अपना स्केल ले लिया है, जैसा कि हम पहले करते चले आए हैं, है ना।
थोड़ा काम अच्छे से किया जाए। ठीक है, हमने रखा है इसमें स्केल, ये इसका मार्कर है 10 सेंटीमीटर, मतलब बहुत इतना आ गया। तो हमने कहा यहाँ से ले लेते हैं, ये पूरा आपका इतना आएगा मान। ठीक है, मैंने कहा यहाँ तक आपका आ रहा है ए आ रहा है, तो मैंने यहाँ देखिए एक वर्टिकल डॉट लाइन ड्रॉ कर दी। तो डॉट लाइन का मीनिंग क्या होता है कि हमको पता होता है कि यहाँ पे y कहाँ पे x कहाँ पे दिख रहा होता है। अब a हो गया तो अगला नंबर क्या आएगा, b का आएगा। b कहाँ है, b ये दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि b 60 डिग्री पे भाग रहा है, तो मैंने तुरंत यहाँ पे 60 डिग्री की का एंगल लिया है ना, और हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी कि ये हो गया लाइन ड्रॉ। ठीक है, तो हमने कहा ये हो गया बी, एंगल कितना हो गया, सबको समझ आ गया इतना, बी। इज इट क्लियर? यस सर। बी के बाद क्या आता है, सी आता है। तो अब देखिए जहां पे बी खत्म हुआ है, ये आपका पॉइंट हवा में आ चुका है, मतलब कि ये एक्स वाई के बीच में आ चुका है। तो मुझको तुरंत यहाँ पे लाइन दिखानी पड़ेगी, डॉट लाइन, कि ये आपकी एक्स एक्सिस है और यहाँ पे कौन है, ये आपकी वाई एक्सिस आ रही है, शो करने के लिए कि हम यहाँ पे एक्स ये है, वाई ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब आता है भाई सी कहाँ है, सी देखिए ऊपर जा रहा है, सी ऊपर कितना ऊपर है, 4 सेंटीमीटर। हमने इसको यहाँ रखा और 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ कर दी। हो गया इतना। ये वेक्टर सी आ गया, आ गया वेक्टर सी। ठीक है, अब क्या हो, खत्म हो गया सब कुछ भाई, तीनों ड्रॉ हो गए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, सबको समझ गया। पहले क्या किया था, पहले हमें 2 ही वेक्टर ले रखे थे, अभी के पास यही हुआ है भाई कि 2 नहीं हम 3 लेंगे। तो नियम क्या होगा, जहां से ए ड्रॉ करो, जहां पे खत्म हो वहां से बी शुरू कर दो, जहां बी खत्म हो वहां से सी शुरू कर दो। अगर आपको कहता नहीं यार 4 है, डी है, तो जहां पे सी खत्म हो वहां से डी शुरू कर देना, बस हो गया। इससे तो क्या करना। अब होता है सब कुछ हो गया, तो सबसे पहले वाले को सबसे आखिरी वाले से मिलाना है मुझे, ये तो काम बाकी रह गया ना मेरा। मैंने इसको इस पे रखा है स्केल, आप भी रखिए, और इसको एक काम करो, हम इसको ऐसे मिला देते हैं, बड़ा सा मिला दिया मैंने, इसको यहाँ फंसा देते हैं। ये आएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या, आर मान लो उसको, आर मतलब कि तीनों का नेट एंगल थीटा मान लो। ठीक है, थीटा बराबर हम पता कर लेंगे। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ गया? आप बी ड्रॉ करो और मुझे तुरंत बताओ कि भाई इसकी वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, बताइए, टेल मी। आप ये सब काम करो, ये कितना है 10 सेंटीमीटर, ये कितना है, कितना था ये 6 सेंटीमीटर, ये कितना 4 सेंटीमीटर, 10 ये हो गया, 6 हो गया, 4 ये हो गया, तो ये कितना आएगा, ये आप नापिए अपने हिसाब से, और कितना आता है मेरे को बताओ भाई अपने हिसाब से कितना आ रहा है। कौन बताएगा, जो भाई काम कर रहा होगा वो बताएगा, जो उसमें लिख रहा होगा। एंड यहाँ देखिए,
इसको मैं m मान लेता हूँ पॉइंट, तब कहेंगे हियर OM क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस B एंड C। ठीक है, दैट इज आर। तो कितना आ रहा है जान, आपके बताओ भाई, कौन बताएगा? आप लोग तो काम कर रहे हैं ना अपनी कॉपी में। Sir, the 16.1. screen is blur. कितना आ रहा है? 16.1. और दूसरे किसी और का आ रहा है आंसर या सेम लगभग इसी के आसपास? Sir, 16 Yes, so centimeters. 16 centimeter. हाँ, तो 16 भी ठीक है, 16.1 भी ठीक, ठीक है। और एंगल कितना आ रहा है? थीटा, थीटा भी लगभग सेम आ रहा होगा आप लोगों का। 35. थीटा So 35 degree. 35. हाँ, तो 35 डिग्री सेम आ रहा है। तो एंगल मैंने क्या बोला कि भाई थोड़ा बहुत सबका कम ज्यादा आता है, ठीक है, इसमें कोई आप चिंता मत करिए कि मेरा गलत आ गया, सबका सही है, बस थोड़ा बहुत कम ज्यादा सबका रहे। हम भी करेंगे ना तो हमारा भी हो सकता है मेरा 16.2 आ जाए, मेरे हाथ से हम जब बहुत अच्छा करेंगे तो भी हो सकता है कुछ भाई गड़बड़ हो जाए। तो 16.1, 16.2, 16.0 सब सही आंसर होते हैं, हम 16 मान लेते हैं, ठीक है। तो आपका इतना आएगा, ये कैन से कि OM यहाँ पे आएगा A प्लस B प्लस C, और अब कितना आ गया? ये आपका आ गया 60 से, हाँ तो 16 बोल लेते हैं आप, 16 सेंटीमीटर, 16.1 लेते हैं, चलो 1 ले लेते हैं सेंटीमीटर, दैट इज 16.1 न्यूटन। एंड और थीटा क्या आ रहा है? 35 डिग्री, ये आंसर आ गया, समझे यहाँ पे। तो बाय दिस वे यू कैन गो थ्रू कि हाँ इसमें कुछ भी कर सकते हैं। एक और बात आप समझ लीजिए, आपने इसमें ये बात नोटिस की थी, मैंने पढ़ाया था लॉ ऑफ कम्यूटेटिव के बाद एक और नाम लिया था, वो नाम क्या था बताइए, किसको याद है? मैंने कहा था वेक्टर की 5 खूबियां होती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, पांचवी कौन सी थी बताइए? खूबी नंबर 5 वेक्टर की क्या पढ़ाया गया था आपको, याद है? नहीं याद हो तो भाई देख के बताओ, अपनी कॉपी में देखिए क्या लिखा है, अब मुझे बताइए क्या लिखा है आपकी कॉपी में। एसोसिएट। उसका मीनिंग था कि देखिए A प्लस B प्लस C, मतलब कि A में जोड़ो B प्लस C, मतलब उसमें मीनिंग ये होता है कि अगर आप ऑर्डर चेंज कर देते तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैंने देखिए पहले A लिया, फिर B लिया, फिर C लिया, अब इसको मैं उल्टा कर दूंगा, पहले B लूंगा, फिर C लूंगा, और फिर A लूंगा, तो आंसर आएगा B प्लस C प्लस A। आंसर में कोई फर्क नहीं आना चाहिए, आंसर में कोई फर्क बिल्कुल नहीं आएगा, आप खुद करके देख लीजिए। अगर हम लोग करते हैं यहाँ से कि B प्लस C प्लस A, इसको प्रोसीड करते हैं, तो आप कहेंगे ये देखिए लाइन यहाँ से आ रही है, ठीक है, बनेगा B। अब B कहाँ से देखिए, B 60 डिग्री पे आता है, तो तुरंत यहाँ पे 60 डिग्री पे एक एंगल बनाऊंगी, ठीक, तो आप कहेंगे इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। 60 डिग्री क्या दिख रहा है? 60 डिग्री का ये दिखा यहाँ पे, तो 60 यहाँ पर आएगा, कितना है? 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये आपका 60 आएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ से क्या दिख रहा है आपको? हमको यहाँ से ऊपर जाना है, सी दिख रहा है ना, बी के पास सी क्या ऊपर जा रहा है, तो सी कितना ऊपर है? 4 सेंटीमीटर।
तंतु यहाँ चले गए 4 सेंटीमीटर ऊपर। ये आपका 4 आ गया। सामने का हमने भाई 4 ड्रॉ कर दिया। ये सी आ गया। इसके बाद क्या बोला गया कि ए आ रहा है, ए आपका आ रहा है हॉरिजॉन्टल कितना आ रहा है 10 सेंटीमीटर। तो हमने 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ कर दी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इस तरीके से देते हुए। हो गया। तो आप कहेंगे ये देखिए, ये हो गया 10, ये ए आ गया। अब ये आ गया बी प्लस सी प्लस ए। जब हो गया सब, अब क्या करेंगे, अब इसको मिला देंगे। आ गया इतना। अब कहेंगे ये आ गया इतना, ये होगा बी प्लस सी प्लस ए बराबर क्या आर। लेंथ नापो, एंगल नापो, आप देखो कि सेम आंसर आएगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब ये होता है कि भाई ऑर्डर चेंज करने से, मतलब कि अगर हमने सीक्वेंस चेंज कर दिया, ओनली इन एडिशन सीक्वेंस चेंज किया, तो मेरे रिजल्टेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कम्यूटेटिव लॉ। ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है। हम बोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी, या बी प्लस सी प्लस ए, या सी प्लस ए प्लस बी, या कुछ भी आप सोचो, देखो बस प्लस होना चाहिए, ठीक है। ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस, ये ऐसा है, ये इस पर काम नहीं करेगा, ओनली एडिशन, ठीक। इज इट क्लियर? लिखिए सब लोग बच्चा। सबको समझ आ गया इतना? यस सर। ठीक है, यहाँ तक रखिए। आपके दो आपके हो चुके हैं। टुडे आई हैव टॉट यू ट्रायंगल मेथड एंड पॉलीगॉन, ठीक है, दो मैंने पढ़ाया आपको। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल टीच यू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आपको, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें हम लोग किसी भी ग्राफ बुक का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, कोई भी ग्राफ बुक का यूज नहीं करना है। आपको सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला कैसा होता है, क्या होता है, वो मैं आपको सब बता दूंगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे जाके ग्राफिकल आपको कहीं ना कहीं मिलने वाला है, किसी किसी चैप्टर में, किसी जगह पे। तो आप वो चीज समझेंगे, हाँ भाई ये कौन ए प्लस बी प्लस सी कैसे आता है। जैसे यहाँ पे मैंने सिखाया आपको, तो ये आपको आना चाहिए कि हाँ ये प्लस ये बराबर ये होता है। आपको यही नहीं पता है कि किसको किससे प्लस करें तो क्या है, तब आगे तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे, इसलिए जरूरी है, ठीक। चलो कोई बात नहीं, इस वक्त नो प्रॉब्लम, हो जाएगा सब कुछ। यहाँ तक हो गया है, बाकी हम लोग कल करते हैं। चलिए बाय। थैंक यू सर, बाय सर।